नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं फार्म मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग को हम हिंदी के अंदर रेखीय कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है ये अल्टीमेटली फार्म मैनेजमेंट के अंदर इसको क्यों अपनाया जाता है। हालांकि यदि हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग को, अगर मैं वन वर्ड में बताऊं तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है वो हर एक क्षेत्र में अपनाया जाता है जहां से हमको प्रॉफिट प्राप्त होता है। अब चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र जिससे हमको प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है उस क्षेत्र के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग अपनाया जाता है। जब हम इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तब वो सारे सेक्टर में बता दूंगा कि इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है, तब आप वहां पर अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे पहला जो शब्द आता है लीनियर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लीनियर का शाब्दिक अर्थ होता है रेखीय। हिंदी में हम इसको किस नाम से जानते हैं, रेखीय। और प्रोग्रामिंग को हम जानते हैं कार्यक्रम से। किस नाम से जानते हैं इसको हम, कार्यक्रम के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं ये रेखीय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो साथियों, रेखीय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हम कभी भी किसी भी इनपुट का उपयोग करके जब हम उत्पादन प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रेखीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जब कभी भी हम क्या प्राप्त करते हैं, उत्पादन प्राप्त करते हैं। जब कभी भी हम उत्पादन प्राप्त करते हैं तो उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें कई सारे इनपुट की आवश्यकता होती है। जब कभी भी हम उत्पादन प्राप्त करते हैं तो उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें कई सारे इनपुट की आवश्यकता होती है। और ये जो इनपुट जो होते हैं वो क्या होता है, समय के साथ बदलते रहते हैं। समय के साथ ये जो इनपुट होते हैं समय के साथ बदलते रहते हैं। ये जो इनपुट होते हैं समय के साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। समय के साथ बदलते रहते हैं। और ये जो जब समय के साथ बदलते हैं तब ये समय के साथ बदलते रहते हैं, उसी वक्त इनका क्या किया जाता है, उसी वक्त इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जब ये समय के साथ बदलते रहते हैं तभी उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन के साथ में इनका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन, या फिर इसको हम कह सकते हैं विश्लेषण, या फिर उनका एनालिसिस किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और ये अध्ययन और जो मूल्यांकन जो किया जाता है वो किस पर किया जाता है, तो एक रेखा पर किया जाता है, रेखा पर किया जाता है। और ये जो अध्ययन या मूल्यांकन जो किया जाता है वो किस पर किया जाता है, तो वो किया जाता है साथियों एक रेखा पर किया जाता है। और उसी रेखा को क्या कहा जाता है, लीनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीनियर कहा जाता है। अभी मैं इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझा दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से सुनना ध्यान से, रेखीय या फिर लीनियर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो किसी भी फार्म के अंदर जब हम उत्पादन प्राप्त करते हैं तो हमें इनपुट की आवश्यकता होती है। और ये जो इनपुट होते हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। और समय के साथ में जब बदलते रहते हैं तो उसी वक्त उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में उनका मूल्यांकन किया जाता है। और ये अध्ययन और मूल्यांकन किस पर किया जाता है, तो एक रेखा पर किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं, ठीक है ना। अब ये अध्ययन एक रेखा पर ही क्यों किया जाता है वो अभी थोड़ी देर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। और कार्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कार्यक्रम का शाब्दिक अर्थ होता है जो भी ये रेखीय या फिर लीनियर के ऊपर जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, इसको कंटिन्यूअसली आगे से आगे बढ़ाते हुए चलना ही क्या कहलाता है, कार्यक्रम कहलाता है। या फिर उसको हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। तो मैं इधर एक ग्राफ बना रहा हूं छोटा सा। ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने एक ये बना दी, एक रेखा बना दी, ठीक है ना। लीनियर यानी कि एक रेखा बना दी। और इस रेखा के ऊपर मैंने यहाँ पर बना दिए 3 बिंदु बना दिए, ठीक है ना। ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, और ये हमारा सी बिंदु, ठीक है ना। ए बिंदु से हमें मान लेते हैं जो हमें प्रोडक्शन जो प्राप्त हो रहा था वो प्राप्त हो रहा था 100 क्विंटल। बी बिंदु से भी हमें प्रोडक्शन हो रहा था 100 क्विंटल। और सी बिंदु से भी प्राप्त हो रहा था हमको 100 क्विंटल प्राप्त हो रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो तीनों बिंदुओं पर जो हमें प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा था वो एक समान प्राप्त हो रहा था, ठीक है। और जब हम बात करें जो हमने 100 क्विंटल जब हमें प्रोडक्शन प्राप्त हुआ था तो उस समय जो हमारे यहाँ पर खर्च हुआ था वो खर्च कितना हुआ था, तो मान लेते हैं 3000 रुपये खर्च हुए थे, ठीक है। और इस समय जो हमारे खर्च हुए थे वो हुए थे 4000। और मान लेते हैं जब हमने सी बिंदुओं पर 100 क्विंटल जब हमने अनाज प्राप्त किया तब हमें जो खर्चा हो रहा था वो हो रहा था हमारे 5000 रुपये खर्च हो रहे थे। अब हमने इन तीनों का एनालिसिस किया, अध्ययन किया, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमने ए बिंदु का अध्ययन किया, बी बिंदु का और सी बिंदु का अध्ययन किया तो इनके अंदर जो इनपुट लग रहे थे
उत्पादन प्राप्त करने के लिए वो क्या हो रहे थे, समय के साथ बदल रहे थे, ठीक है ना। और उसी वक्त हमने क्या किया, इन तीनों का अलग अलग समय पर अध्ययन किया। जब बदलते हुए समय के साथ में इनका हमने अध्ययन किया, तब अध्ययन करने के बाद हमें यह पता चला, एनालिसिस किया तो पता चला जो हमने ए बिंदु पर जो अध्ययन किया था उसमें हमारे 3000 खर्च हो रहे थे, बी बिंदु पर अध्ययन किया तो 4000 खर्च हो रहे थे इनपुट के लिए, और सी बिंदु पर जब हमने अध्ययन किया था तब हमारे 5000 खर्च हो रहे थे। तो अब हमें इस रेखा से यह पता चल गया है कि हमें उत्पादन हमारा सेम प्राप्त हो रहा है, तब उसके लिए हमें जो खर्चा लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है। तब इस रेखा से हमें यह पता करना है कि सबसे कम खर्च में हमें अधिक उत्पादन किस बिंदु से मिल रहा है। तो ए बिंदु से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कम खर्चे में अधिक उत्पादन मिल रहा है। तो यही जो रेखा है यही बताता है कि हमें ऐसे बिंदु का चयन करना है फार्म के अंदर कि हमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। और ये जो जानकारी हमें मिलती है वो किसकी सहायता से मिलती है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग की सहायता से मिलती है, ठीक है ना। ये हमने कृषि के क्षेत्र में बताया, इसी का उपयोग हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, रक्षा के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, मार्केटिंग के अंदर भी कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इसका सामान्य परिचय होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो ध्यान से सुनिएगा। इसकी परिभाषा हो जाएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग की परिभाषा हो जाएगी, फार्म पर, किसी भी फार्म पर जब हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन प्राप्त करते हैं, तब हमारे पास में कई सारी वैकल्पिक प्रक्रियाएं होती है, कई सारी वैकल्पिक प्रक्रियाएं होती हैं। और उन वैकल्पिक प्रक्रियाओं में से एक ऐसी प्रक्रिया का चयन करना जिसमें कम लागत में हमें अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है ना। जो मैंने थ्योरी की परिभाषा भी बोलकर बताया उसको इसमें समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया, किसी भी फार्म की बात करें तो ये मान लेते हैं हमारे पास में एक फार्म है, किसी भी फार्म पर हमारे पास में क्या होता है, कई सारी वैकल्पिक प्रक्रियाएं होती है उत्पादन प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 वैकल्पिक प्रक्रियाएं हैं, ए, बी और सी हो जाएगी, ठीक है ना। अब इनमें से हमें एक ऐसी वैकल्पिक प्रक्रिया का चयन करना है जिसमें कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाए। तो इन तीनों में से कम लागत में कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है, तो ए वाली हो जाएगी। और यही क्या, इसकी परिभाषा क्या है, किसकी हो जाएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग की ये परिभाषा हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ तक इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर इसको नोट डाउन करना चाहते हो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं कि अल्टीमेटली ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो शब्द है ये अस्तित्व में कब आया था, वो काफी इंपॉर्टेंट है इतिहास इसका। उससे निश्चित ही एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का इतिहास। लीनियर प्रोग्रामिंग का इतिहास, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का यदि हम इतिहास की बात करें तो जो इसका आविष्कार हुआ था लीनियर प्रोग्रामिंग, या फिर जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है ये अस्तित्व में कब आया था, तो ये अस्तित्व में आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान ये इसका अस्तित्व में आया था। अब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ये अस्तित्व में आया तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, तब जाकर अस्तित्व में आया। या फिर कोई भी, जब हम बात करें किसी भी वस्तु की, तो किसी भी वस्तु की कब जरूरत होती है, जब उसकी कोई ना कोई कमियां होती है, ठीक है ना, तभी वो अस्तित्व में आ पाती है। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस दौरान ये कई सारी कमियां महसूस की गई थी। और वो कमियां कौन कौन सी थी, पहला, जो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी सोल्जर थे या जो सैनिक थे उनको एक तो भोजन उपलब्ध करवाना था, तो भोजन कितना और कितनी क्वांटिटी में उनको उपलब्ध करवाया जाए वो एक समस्या थी। तो उसके निवारण के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग का आविष्कार हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये थी, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में चल रहा था। अब उस क्षेत्र में क्या होता है कि कई सारे ऐसे सोल्जर थे जो शहीद हो जाते थे, या फिर कई सारे सोल्जर ऐसे थे जो घायल हो जाते हैं। तो उनकी संख्या को काउंट करने के लिए कि कितने सोल्जर आज शहीद हुए हैं, कितने सोल्जर 5 दिन पहले शहीद हुए हैं, या फिर हमारे पास में कितने ऐसे एक्टिव सोल्जर हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो उनकी संख्या को अलग करना, उनकी एक बटालियन अलग बनाना और उनको एक युद्ध क्षेत्र में भेजना, ये कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी के साथ में हम बात करें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी लीडर जो कंट्री थे, जो उनके या जिनके अगुवाई में वो युद्ध हो रहा था, तो उनकी लीडरशिप में भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को ये मिल रही थी कि जो भी उनके युद्ध के जो भी उपकरण थे, उन उपकरण की किस बटालियन को कितनी आवश्यकता है, और साथ ही साथ में वो जो बटालियन है उनको कितने समय के लिए उनको वो उपकरण की आवश्यकता रहेगी। तो वो उन समस्याओं के निवारण के लिए एक लीनियर प्रोग्रामिंग की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है ना। तो इसकी इतिहास की बात मैंने बता दी कि इसकी आवश्यकता कब हुई थी, तो इसकी आवश्यकता कब महसूस की गई थी, तो सेकंड विश्व युद्ध के दौरान। कब इसकी आवश्यकता हुई थी, सेकंड विश्व युद्ध के दौरान इसकी आवश्यकता हुई थी, ये हमें ध्यान रखना। अब ये अस्तित्व में आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो
इसको अस्तित्व में लाने वाले 5 वैज्ञानिक थे। उन 5 वैज्ञानिक के बारे में हमें ध्यान रखना और वो वैज्ञानिक एग्जाम के अंदर एज इट इज न्यू टाइप के अंदर या फिर ऑब्जेक्टिव जो भी वन लाइनर एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के उनके अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो वो याद रखिएगा। सबसे पहला जो हमारे इसके अंदर वैज्ञानिक आता है, सबसे पहला वैज्ञानिक आता है इसके अंदर कांटोरोविच। पहला जो वैज्ञानिक आता है उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा कांटोरोविच। क्या नाम है? कांटोरोविच। और दूसरे वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा दूसरा जो वैज्ञानिक था उसका नाम हो जाएगा हिचकुक। क्या हो जाएगा? हिचकुक। पहला वैज्ञानिक क्या नाम है? कांटोरोविच और दूसरा वैज्ञानिक का नाम है हिचकुक। ये जो दोनों वैज्ञानिक थे इन दोनों ने सबसे पहली बार लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। सबसे पहली बार लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में किसने बताया था? तो बताया था कांटोरोविच और हिचकुक ने बताया था। और इनमें से भी पहली बार किसने बताया था? तो कांटोरोविच ने सबसे पहली बार बताया था। कांटोरोविच जो एक रशियन वैज्ञानिक थे और इनकी जो सब्जेक्ट थी वो कौन सी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे? तो ये गणितज्ञ थे, ठीक है ना। और दूसरा हिचकुक हो जाएगा, ये तो ये एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? हिचकुक तो रहने वाले थे हमारे USA के, ठीक है। और ये किस विषय से संबंधित है? तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित कौन वैज्ञानिक था? हिचकुक। और जो हमारे ये कांटोरोविच थे ये मुख्य रूप से हम बात करें रूस के वैज्ञानिक थे। और ये कैसे किस सब्जेक्ट से संबंधित रखते थे? तो गणितज्ञ थे, यानी कि ये हम कह सकते हैं गणित के ये विद्वान थे। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इन दोनों ने सबसे पहली बार लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। उसके बाद में नंबर 3 एक वैज्ञानिक आते हैं और उन वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज बी डांटचिंग, ठीक है ना। उन वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा? जॉर्ज बी डांटचिंग, या फिर इनको लिखा जाता है जॉर्ज बी डांटजिंग के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है ना। आप यही शब्द याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या बताया था? जो मैंने अभी आपको समस्याएं बताई थी सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जैसे हम बात करें भोजन की समस्याएं थी, जो भी युद्ध के इक्विपमेंट होते हैं उनसे संबंधित जो भी सोल्जर थे, एक्टिव सोल्जर कितने हैं जो और कितने सैनिक की मृत्यु हो गई थी, उनके डेटा को कलेक्ट करने के लिए कई सारी समस्याएं हो रही थी। तो उन समस्याओं के निवारण के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज बी डांटचिंग। इनके द्वारा एक विधि विकसित की गई थी। जो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उन समस्याओं के निवारण के लिए इनके द्वारा एक विधि विकसित की गई थी और उस विधि का नाम हो जाएगा सिंपलेक्स। उस विधि का नाम हो जाएगा क्या? सिंपलेक्स मेथड, या जिसको हम हिंदी में सिंपलेक्स विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जॉर्ज बी डांटजिंग के द्वारा सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं के निवारण के लिए एक विधि विकसित की गई थी और उस विधि का नाम क्या हो जाएगा? सिंपलेक्स विधि हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभी ये क्या होता है इसका नाम याद रखिएगा, इसके बारे में हम डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो विधि कौन सी हो जाएगी? सिंपलेक्स विधि हो जाएगी, ये याद रखना है। और ये विधि कब विकसित की गई थी? तो ये विधि विकसित की गई थी 1947 में ये विधि विकसित की गई थी, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 4 की यदि हम बात करें तो 2 वैज्ञानिक और आते हैं, उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद में ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग था, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और वो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता गया। सबसे पहली बार जो इसका उपयोग हुआ था वो युद्ध के क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद में इसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में होने लगा, इंडस्ट्री के क्षेत्र में होने लगा, मार्केटिंग के क्षेत्र में होने लगा। इसी के साथ में हम बात करें जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन जो साइट होते हैं वहाँ पर इनका उपयोग होने लगा। तो इसका जैसे जैसे इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा वैसे वैसे इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित जो 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम है, एक का तो नाम हो जाएगा कांटोरोविच और दूसरा वैज्ञानिक हो जाएगा इसके अंदर कुपमैन्स। दूसरा वैज्ञानिक हो जाएगा कुपमैन्स, ठीक है ना। कांटोरोविच और दूसरा वैज्ञानिक हो जाएगा कुपमैन्स। इन दोनों को 1975 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये याद रखना, ठीक है ना। 1975 में लीनियर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंस को देखते हुए
1975 में कांटोरोविच और कुपमेंस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो नोबेल पुरस्कार जो इनको मिला था, इन दोनों वैज्ञानिकों कांटोरोविच और कुपमेंस को किस क्षेत्र में मिला था? तो ये मिला था इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इसका इतिहास होता है। सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग में होता है उसका इतिहास के बारे में वर्णन कीजिए, तो ये सारे पॉइंट आपको उसके अंदर नोट डाउन करना है, ठीक है ना। एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी, किन कारणों से की गई थी वो मैंने आपको बता दिया। अब उससे संबंधित कई सारे वैज्ञानिक आते हैं। सबसे पहला वैज्ञानिक आता है कांटोरोविच और दूसरा आता है हिचकुक। कांटोरोविच रशियन वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, और हिचकुक जो थे वो यूएसए से संबंधित और अर्थशास्त्र से संबंधित ये विषय से थे, ये हमें ध्यान रखना। पहली बार इन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग का अस्तित्व के बारे में बताया था। उसके बाद में जो समस्याएं थी उन समस्याओं के निवारण के लिए एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने विधि विकसित की। विधि का नाम हो जाएगा सिंप्लेक्स विधि, और उन वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा जॉर्ज बी डांटचिंग हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया और इसके इंपॉर्टेंस लीनियर प्रोग्रामिंग के महत्व को देखते हुए 1975 में दो वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, और उन दो वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा कांटोरोविच और दूसरा हो जाएगा कुपमेंस हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में इसकी हिस्ट्री यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है, ठीक है ना। इसका यदि आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं साथियों, अब इसके बाद में हम देखते हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग को जब हम किसी भी क्षेत्र में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक होता है। जैसे बात करें हम इसको यदि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना रहे हैं या फिर उद्योग के क्षेत्र में इसको हम अपना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ शब्दावलियों की आवश्यकता होती है। अगर वो शब्दावली हमें पता है तो हम अगर किसी भी क्षेत्र या उत्पादन से संबंधित अगर लीनियर प्रोग्रामिंग बना रहे हैं तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो अगला जो इसके अंदर हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित प्रमुख शब्दावली। प्रमुख शब्दावली या इन्हीं शब्दावली को हम कह सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के घटक, जिसको हम कंपोनेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। शब्दावली और घटक दोनों एक ही हो जाएगा, तो दोनों टॉपिक हमारे एक साथ कवर हो जाएगा, तो हमारे समय की बचत हो जाएगी। पहला जो इसके अंदर जो शब्दावली आती हैं वो आती है इसके अंदर वो आती हैं वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है ना। पहला जो टर्म आता है उस टर्म का नाम क्या हो जाएगा? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल का शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी वस्तु हो सकती है जो क्या होता है समय के साथ बदलती रहती है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, समय के साथ क्या होती रहती हैं? परिवर्तित होती रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वेरिएबल जो भी समय के साथ में परिवर्तित होती रहती है, इनको हम किससे दर्शाते हैं? तो इनको हम एक्स, वाई और जेड से दर्शाते हैं। और अब आपके माइंड में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समय के साथ बदलती रहती है। जैसे हम बात करें लेबर जो होता है वो समय के साथ बदलता रहता है, कैपिटल जो होती है वो समय के साथ में बदलती रहती है। इसी प्रकार हम बात करें इरिगेशन जो सिस्टम होता है वो समय के साथ में बदलता रहता है, ठीक है। हमारे जो फार्म मशीनरी होती है वो समय के साथ में बदलती रहती है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? वेरिएबल। इसी के साथ हम बात करें सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इसी के साथ हम बात करें इंसेक्टिसाइड होगा, ये सभी सभी जो होते हैं वो क्या होता है? समय के साथ में बदलते रहते हैं। तो उनको जो प्रदर्शित किया जाता है वो एक्स वाई जेड से किया जाता है, या फिर इनको हम x1 y1 z1 x2 y2 z2 के नाम से भी दर्शा सकते हैं। जितने ज़्यादा हमारे पास में इनपुट रहेंगे जो समय के साथ में बदलते रहते हैं उनको ऐसे हम दर्शाते रहते हैं। तो ये पहला टर्म यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर टर्म आता है और उस टर्म का नाम हो जाएगा दूसरा जो टर्म आता है वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन। दूसरा जो हमारे इसके अंदर टर्म आता है उस टर्म का नाम हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फंक्शन, जिसको हम मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य फलन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आता है और या फिर कंपोनेंट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग का वो कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फंक्शन हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या होता है? तो इसको यदि हम बात करें साथियों तो ऑब्जेक्ट फंक्शन जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट फंक्शन जो होते हैं वो कितने? 2 प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि जब कभी भी हम किसी भी क्षेत्र के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग को अप्लाई करते हैं तो किस कंडीशन में करते हैं? तो वो 2 कंडीशन में हम करते हैं। पहली कंडीशन क्या हो जाएगा? पहली कंडीशन हो जाएगी किसी भी वस्तु या किसी भी इनपुट को हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज, ठीक है ना।
पहला जो हमारा इसके अंदर जो उद्देश्य रहता है ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग में, वो क्या रहता है, किसी भी इनपुट को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि कम करते हैं, कम कर सकते हैं। अब किस चीज़ को कम करते हैं वो थोड़ी देर हम बाद में देखेंगे। और नंबर सेकंड आता है, दूसरा आता है किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इनपुट को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम, ठीक है ना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम, यानी कि उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किस चीज़ को तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं और किस चीज़ को हम मैक्सिमाइज यानी कि मैक्सिमम यानी कि उसको बढ़ा सकते हैं। तो याद रखिएगा, मिनिमम किसको कर सकते हैं, जो भी हमारे लॉस हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लॉस हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें जो भी हमारा लॉस हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल यानी कि, या फिर हम कह सकते हैं कॉस्ट, जो हमारी लागत जो लग रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला उद्देश्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा उद्देश्य आता है कि हम किस चीज़ को लीनियर प्रोग्रामिंग में बढ़ा सकते हैं। तो किस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, एक तो हम बढ़ा सकते हैं प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। किस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। किस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और किसको बढ़ा सकते हैं, दूसरा हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन को, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं और इनको हम घटा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त कई सारी चीज़ें लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर स्थिर रहती है। जैसे हम बात करें लैंड हो गए, जैसे हम बात करें जो फिक्स्ड जो कॉस्ट होती हैं वो सभी क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या रहती है, स्थायी रहती है, वो कभी बदलती नहीं है, ठीक है ना। तो मिनिमाइज किस को कर सकते हैं, लॉस को और कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। और मैक्सिमम किसको कर सकते हैं, तो प्रॉफिट या फिर जो हमारा बेनिफिट हो रहा है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हम लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर मैक्सिमम कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा टर्म हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। तीसरे टर्म की यदि हम बात करें तो तीसरा टर्म आता है इसके अंदर लीनियर, ठीक है। और चौथा जो टर्म आता है इसके अंदर साथियों उसका नाम हो जाएगा प्रोग्रामिंग। चौथा जो टर्म आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। इन दोनों शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो मैंने बता दिया था। लीनियर का अर्थ क्या होता है, जो भी हमारे पास में वेरिएबल थे जो समय के साथ में बदलते रहते हैं उनको एक रेखा पर दर्शाना और उनका अध्ययन करना है और उनका मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। और उसी को क्या करता है, लंबे समय तक कार्यक्रम के रूप में सतत बनाए रखना क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो ये चार टर्म हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 5 की यदि बात करें तो नंबर 5 पर आ जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी कुछ लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन, जो अगला जो हमारा टर्म हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा लिमिटेशन। जब कभी भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग को अप्लाई करते हैं तब उसके लिए कुछ हमारे पास में लिमिटेशन होती है। अब वो कौन कौन सी लिमिटेशन होती है तो वो याद रखिएगा। एक हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास में लेबर, एक तो होती है हमारे पास में जो लेबर होती है वो क्या होती है, हमारे लिमिट होती है, उसकी लेबर की लिमिट होती है। और दूसरा हो जाएगा हमारे लैंड, लैंड की भी हमारी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। यानी कि जब जैसे मान लेते हैं हम कृषि कार्य कर रहे हैं और कृषि कार्य के लिए हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। लैंड हमारे इनपुट हो गया, लेबर इनपुट हो गया, ये सभी हमारे क्या है, इनपुट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हमारे पास में जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लिमिटेशन या फिर लिमिट कौन कौन से होंगे। जैसे हम बात करें जो भूमि जो होती है वो हमारे एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो भूमि को हम ना ही बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, वो फिक्स है, स्थिर रहेगी। तो वो क्या हो जाएगी, हमारे लिमिट हो जाएगी। यानी कि 2 हेक्टेयर हमारे पास में भूमि है तो 2 हेक्टेयर ही रहेगी, उसको ना ही हम बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो क्या रहेगा, वो कभी रहेगा, वो कभी बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार लेबर की बात करें, लेबर मान लेते हैं हमारे पास में 5 लेबर है, वो काम करने आ रही है, तो लेबर को हम अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के लिए हमें उसके लिए कॉस्ट अधिक लगाना पड़ेगा। तो जो लेबर जो होती है वो भी क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसी प्रकार हम बात करें जो भी हमारे फार्म ऊपर जो भी भवन बने हुए हैं या फिर जो फार्म ऊपर जो भी बाउंड्री बनी हुई है वो भी क्या होती है, उसकी भी लिमिट रहती है, उसको भी ना ही हम बढ़ा सकते हो ना ही घटा सकते हैं, ठीक है ना। उसके साइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन साइज जरूर घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो उसका सरफेस एरिया है वो फिक्स रहेगा। वो अगर 2 हेक्टेयर को कवर करने के लिए यदि चारों तरफ बाउंड्री जो बना रखी है वो जो हमने बना रखी है बाउंड्री, उसके लिए अगर हमें जो कॉस्ट लग रही है वो फिक्स लग रही है तो फिक्स ही रहेगी। उसको अगर हमें बढ़ाना है तो फिर हमें अलग से खर्चा करना पड़ेगा। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशन होती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। और नंबर 6 आता है इसके अंदर प्रोसेस। नंबर 6 जो कंपोनेंट या जो टर्म आता है वो आता है प्रोसेस। कौन सा आता है, प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है ना। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। जो प्रक्रिया जो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जितने भी अभी हमने ये टर्म देके घटक देके इनको
लगातार कंटिन्यूसली आगे से आगे जो बढ़ता जाता है वो बढ़ता जाता है, तो वो किस प्रोसेस से बढ़ता है, तो उसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो कौन सा शब्द काम में लिया जाता है, प्रोसेस शब्द काम में लिया जाता है। इसी के साथ में हमारे जो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है उसके जितने भी हमारे कंपोनेंट और जितने भी हमारे शब्दावली होती है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक बार हम फिर से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, तो आपके भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पहला आता है कंपोनेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, तो कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी इनपुट हो सकता है जो क्या होता है समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, और उसको हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। दूसरा आता है ऑब्जेक्ट फंक्शन। जो हमारे ये इनपुट थे इनका हमारे दो मुख्य उद्देश्य हो सकता है। पहला तो इन इनपुट को हम अधिकतम कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो कम किस किस को कर सकते हैं, लॉस को और कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। और जो ये हमारे पास में इनपुट थे इनमें से किस किस को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है लीनियर और प्रोग्रामिंग। तो जो भी हमारे वेरिएबल थे इनका एक रेखा के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना और उनका मूल्यांकन करना लीनियर कहलाता है, और प्रोग्रामिंग जो होता है उसको सतत बढ़ाते रहना। और लिमिटेशन क्या होती है, तो जो हमारे पास में ये परिवर्तन जो हो रहा था इनपुट के रूप में, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ इनपुट ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं उनकी फिक्स रहते हैं, उनको ना ही हम अधिक बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। तो लिमिटेशन किस किस की हो जाएगी, लेबर और लैंड की हो जाएगी। और अगला आता है प्रोसेस। तो जितना भी हमारे ये पांचों टर्म है इनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रोसेस को काम में लेते हैं उसी को हम प्रोसेस कहते हैं, या फिर इसी को हम फिजिकल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग का जो दूसरा यहाँ पर जो छोटा पॉइंट होता है शब्दावली या घटक, वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक आता है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आता है इसके लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रमुख गुणधर्म कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रमुख गुणधर्म उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग के गुणधर्म, लीनियर प्रोग्रामिंग के गुणधर्म, और या फिर इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम गुणधर्म के नाम से जानते हैं। और ये जो गुणधर्म होते हैं इन्हीं गुणधर्म को एक नए नाम से भी जानते हैं और उसका नाम हो जाएगा एजम्पशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। एजम्पशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। जैसे हमने देखा था लीनियर प्रोग्रामिंग के जितने भी शब्दावलियाँ थी और उनके जितने भी घटक थे वो दोनों लगभग समान होते हैं, उसी प्रकार हमारे जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग के जितने भी गुणधर्म होते हैं और जो इसके अजम्पशन होते हैं वो दोनों लगभग एक समान होते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हम एक साथ में कवर करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टीज और अजम्पशन होते हैं, उनके मैं एक नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद में हम उनकी डेफिनेशन क्या होती है या फिर उनके बारे में क्या क्या जानकारी हमें ध्यान में रखनी है वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो सबसे पहला इसके अंदर प्रॉपर्टीज या जो फिर अजम्पशन होता है वो कौन सा आता है, तो वो आता है इसके अंदर, सबसे पहला आता है इसके अंदर लीनियर, पहला जो अजम्पशन आता है या प्रॉपर्टीज आता है वो आता है लीनियरिटी। ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है ना। दूसरा जो आता है वो कौन आता है, प्रोपोर्शनैलिटी आता है। ठीक है। नंबर थर्ड जो आता है, नंबर थर्ड कौन सा आता है, तो नंबर थर्ड हो जाएगा कंटिन्यूसली। कौन सा आ जाएगा, सॉरी, नंबर थर्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा नॉन नेगेटिविटी। कौन सा आ जाएगा, नॉन नेगेटिविटी। नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ आ जाएगा यहाँ पर कंटिन्यूसली। ठीक है ना, कंटिन्यूसली। और नंबर फिफ्थ की बात करें तो नंबर फिफ्थ हो जाएगा एडिटिविटी। नंबर फिफ्थ पर कौन सा आ जाएगा, एडिटिविटी। ठीक है। और नंबर छः की बात करें तो नंबर 6 हो जाएगा सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट। सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है ना। तो ये इसके 6 अजम्पशन होते हैं। हालांकि अलग अलग बुक में किसी में 7 दे रखे हैं अजम्पशन, किसी में 5 दे रखे हैं, तो अलग अलग अजम्पशन दे रखे हैं। जो सबसे कॉमन और जो सबसे इजी जो अजम्पशन होते हैं वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैंने यहाँ पर 6 बता दी है। ठीक है ना। तो
लीनियरिटी का अर्थ क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी का, और इन सभी का अर्थ क्या होता है तो वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे लीनियरिटी जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लीनियरिटी का शाब्दिक अर्थ होता है जो भी हमारे पास में जो इनपुट जो होते हैं, जो भी हमारे पास में इनपुट जो होते हैं वो क्या रहते हैं, समय के साथ में क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं। समय के साथ में क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लीनियरिटी कहते हैं। और ये जो इनपुट जो समय के साथ में बदलते रहते हैं उनको जब हम एक रेखा के ऊपर अंकित करके उनका अध्ययन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, लीनियरिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लीनियरिटी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। पहला लीनियरिटी का अर्थ समझ में आ गया, तो उसके बाद में ये सभी के सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे चल देंगे, ठीक है ना। पहला समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा आता है प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, तो जो भी हमने इनपुट लीनियरिटी के ऊपर जो दर्शाए थे वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, जो हमने लीनियरिटी के ऊपर जो भी इनपुट जो थे उनको हमने दर्शाया था पॉइंट के रूप में, उनकी जो मात्रा जो होती है, क्वांटिटी जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसी होनी चाहिए उनकी, जो भी हमने लीनियरिटी के ऊपर जो भी इनपुट जो थे उनको क्या किया था, दर्शाया था। जो जिन इनपुट को हमने लीनियरिटी के ऊपर दर्शाया था उनकी जो क्वांटिटी थी, जो उनकी क्वांटिटी जो थी वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि एक समान होनी चाहिए। जैसे हम बात करें, यदि हम बात करते हैं, यदि हमने ए इनपुट लिया है, अगर 40% काम में लिया है, तो हमें जो बी इनपुट लेंगे वो भी कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जो भी हमने इनपुट लिए थे उनको हमने लीनियरिटी के ऊपर दर्शाया था, यानी कि रेखा के ऊपर दर्शाया था, और वो जो इनपुट थे जो हमने कैसे लिए थे, सेम काम में लिए थे। और उनकी जो ये जो हमने सेम काम में लिए थे इनपुट, इनकी जो मात्रा जो आती है, इनकी जो मात्रा या फिर जिसको हम वैल्यू के नाम से जानते हैं, वैल्यू या फिर सॉरी इनका जो मान आता है वो मान हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इनका जो मान जो होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और इसी को किस नाम से जानते हैं, नॉन नेगेटिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली का शाब्दिक अर्थ होता है जो भी हमने इनपुट काम में लिया है वो एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए, एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। एक व्यवस्थित क्रम में कैसे होंगे, सबसे पहले मान लेते हैं हमने ए बी सी डी, इस प्रकार से हमने कोई 4 इनपुट काम में लिया है, तो सबसे पहले हमें ए काम में लेना है, बी काम में लेना है, फिर सी, फिर और डी। ऐसा नहीं है कि हमने ए काम में ले लिया, बी को छोड़ दिया, डायरेक्ट हम डी पर चले गए, ऐसा नहीं करना है हमको। जब कभी भी हम इनपुट काम में लेंगे तो अब हमें क्या करना है, ए को काम में ले रहे हैं पहले, तो उसके बाद में बी को काम में लेना है, उसके बाद में सी को, फिर डी को। इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूसली, यानी कि जो भी हमने काम में लिया है इनपुट, उनको क्या करना है, एक व्यवस्थित क्रम में आगे से आगे काम में लेते जाना है। उसके बाद में आता है एडिटिविटी का अर्थ क्या होता है, तो एडिटिविटी का शाब्दिक अर्थ होता है ये जो हमने 4 इनपुट काम में लिया था, ए बी सी और डी, ए बी और सी डी जो काम में लिया था, इनमें से टोटल जो हमको प्रॉफिट होता है वो कितना होता है। तो एडिटिविटी का अर्थ होता है जो भी हमने यहाँ पर इनपुट काम में लिया था उससे हमें टोटल कितना मुनाफा हुआ है, टोटल कितना मुनाफा हुआ। जैसे हम बात करें, जो हमने ए इनपुट काम में लिया था और उसके बाद में हमें प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बी से हमें 5 का हुआ, सी से भी हमें 5 रुपये का हुआ और डी से भी हमें 5 रुपये का हुआ। तो अल्टीमेटली जो टोटल जो बेनिफिट हुआ वो कितना हुआ, हमको 20 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो वो टोटल बेनिफिट या मुनाफा जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे एडिटिबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडिटिविटी कहलाएगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो आता है वो आता है सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट। सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर हमको मुनाफा हुआ है ये कैसे होना चाहिए, गिनने योग्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, गिनने योग्य। ये जो हमें बेनिफिट हुआ है, मुनाफा जो हुआ, उनको हम जो हमें मुनाफा प्राप्त हो रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि उनको हम काउंट कर सकें। यानी कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही हमें जो प्रॉफिट हुआ उनको हम गिन ही नहीं सके और उनको हम दर्शा भी नहीं सके, कि किसी को हम बताना हो तो हम ये बता भी नहीं सके। तो ऐसा हमें काम में नहीं लेना। हमें जो मुनाफा हो वो हमारे पास में काउंट करने योग्य हो, ताकि हम अगर किसी को बताएं तो वो भी, अगर कोई व्यक्ति नया काम स्टार्ट करना चाहता है तो हम उसको बताएं कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, तो एक
जो हमारे पास में सीट होती है उसको हम आसानी से समझ सकें, ऐसा हमारा अजम्पशन होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से 6 अजम्पशन होते हैं जो हमें याद रखने हैं। और ये जो 6 अजम्पशन होते हैं इसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं, प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न कैसे भी आए कि प्रश्न आ सकता है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है उसके अजम्पशन लिखिए, या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग के जो भी प्रॉपर्टी होती है वो लिखिए। तो वो सारे आपके सामने लिखे हुए। एक बार हम फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी और अजम्पशन कौन कौन होता है, तो लीनियरिटी, प्रोपोर्शनलिटी, नॉन नेगेटिविटी, कंटिन्यूसली, एडिटिविटी और सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है ना। लीनियरिटी का अर्थ क्या होता है, तो जो भी इनपुट है उनको एक रेखा पर दर्शाना और उनका फिर अध्ययन करना, तुलनात्मक अध्ययन करना, मूल्यांकन करना लीनियरिटी कहलाता है। प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, तो जो हमने दर्शाया है इनपुट रेखा के ऊपर वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यानी कि ए अगर 40 है तो बी भी कैसा होना चाहिए, 40 होना चाहिए। बी अगर हमारे पास मान लेते हैं 25 है तो ए भी कैसा होना चाहिए, 25 होना चाहिए। उसके बाद में नंबर 3 पर आता है नो नेगेटिविटी, यानी कि जो भी हमने इनपुट काम में लिया है वो कभी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा अगला कंटिन्यूसली, यानी कि उसको एक सही सीक्वेंस में काम में लें। ए पहले काम में ले रहा है, फिर बी, फिर सी, फिर डी हो जाएगा। और एडिटिविटी यानी कि जो हमने इनपुट काम में लिया उसमें से टोटल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है उसको हम एडिटिविटी के नाम से जानते हैं। और वो जो मुनाफा हुआ है वो हमें गिनने योग्य प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारे पास में मुनाफा आता है तो उसको हम काउंट कर सकें। और उसी को क्या कहा जाता है, सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं, ये याद रखना। ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉपर्टी और अजम्पशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, ये वाला टॉपिक यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। या फिर हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है वो किन किन समस्याओं के लिए हम इसको अपना सकते हैं। ठीक है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है वो किन किन समस्याओं के लिए इसको हम अपना सकते हैं। तो समस्याओं की यहाँ पर हम बात करें तो पहला हो जाएगा हमारे पास में विनिर्माण की अगर समस्या है, विनिर्माण की समस्या है तो हम इसको अपना सकते हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग को। इसी प्रकार हम बात करें आहार से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है, जैसे हम बात करें हमारे पास में 1000 व्यक्ति हैं और उन 1000 व्यक्तियों को अगर यदि हमें भोजन उपलब्ध करवाना है, आहार उपलब्ध करवाना है, तो उसके लिए हमें लीनियर प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होगी। उसके सहायता से हम आसानी से बता सकते हैं कि 1000 व्यक्तियों के लिए कितने भोजन की आवश्यकता होगी, 2000 के लिए कितने की आवश्यकता होगी, 5000 के लिए कितने की आवश्यकता होगी, तो वो हम लीनियर प्रोग्रामिंग से बता सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें, इसी प्रकार हो जाएगा हमारे कृषि के क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है ना, कृषि में हो जाएगा, यानी कि कृषि के अंदर भी कई सारी समस्याएं होती है। कौन सा इनपुट काम में लेना है, कौन सी वैकल्पिक प्रोसेस हमें चयन करना है ताकि हम कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हम लीनियर प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ समस्याएं होती है जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना। इसमें से अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है, केवल ये नाम याद रखिएगा कि इन समस्याओं के निवारण के लिए हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का महत्व। लीनियर प्रोग्रामिंग का महत्व, लीनियर प्रोग्रामिंग का जो महत्व होता है वो किस किस क्षेत्र में होता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो सबसे पहला हो जाएगा किस किस क्षेत्र में होता है, तो कृषि के अंदर। ठीक है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो पहला जो इंपॉर्टेंस आता है वो किसके अंदर आता है, एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ठीक है ना। एग्रीकल्चर के अंदर कैसा होता है वो सारा मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, तब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। नंबर सेकंड जो आता है वो आता है यातायात व परिवहन सुरक्षा में। यातायात व परिवहन सुरक्षा में, यातायात व परिवहन सुरक्षा में किस प्रकार से ये उपयोग में आता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है। तो ट्रैफिक किसकी वजह से लगता है, तो कई सारे वहाँ से साधन गुजरते हैं और वहाँ पर जो लोगों की जो आवाजाही होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एक अनुमान लगा लिया जाता है, किसी भी चौराहे को लेकर एक अनुमान लगा लिया जाता है और उस अनुमान के आधार पर लीनियर प्रोग्रामिंग एक ग्राफ के माध्यम से बना ली जाती है कि इस रूट से होते हुए अगर इतने लोग निकलेंगे तो कितनी देर ट्रैफिक लगेगा। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग अपनाया जाता है और उसी के आधार पर फिर उसका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। कोई नया रूट बनाना है तो नया रूट बना देंगे, अगर ओवरब्रिज बनाना है तो ओवरब्रिज बना देंगे, या फिर अगर हमें टनल बनानी है तो टनल बना देंगे। तो वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग के सहायता से हम यातायात और परिवहन सुरक्षा में इसका उपयोग किया जाता है, ये याद रखना। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें, नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर हमारे, नंबर 3 हो जाएगा उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग में
ठीक है ना। उद्योग धंधे जितने भी हम बात करें, जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर जो लोगों की डिमांड है उसके आधार पर जो भी उनकी समस्या है, या फिर हम बात करें जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर मोटरसाइकिल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उन समस्याओं के निवारण के लिए भी लीनियर प्रोग्रामिंग की सहायता से उस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो ये उद्योग के अंदर हो जाएगा। अब ये उद्योग कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र का हो सकता है, हमारे अनुसंधान का हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। सर्विस का हो सकता है, कोई सा भी वो हो सकता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में नंबर 4 की यदि हम बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा टू सोल्व मल्टी डाइमेंशनल प्रॉब्लम, टू सोल्व मल्टी डाइमेंशनल प्रॉब्लम, ठीक है ना। कई सारी बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां होती है उन कंपनियों की कई सारी 2 से ज़्यादा कई सारी समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं के निवारण के लिए भी लीनियर प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये इसका महत्व होता है, या फिर हम बात करें बेनिफिट होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। और भी कई सारे होते हैं, लेकिन 4 मुख्य याद रखिएगा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है, इसको अगर हमें ज्ञात करना है, कोई भी हमारे पास में समस्या है, उस समस्या को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 मेथड इंपॉर्टेंट है। उन मेथड के बारे में हम चर्चा करते हैं। उनका केवल नाम याद रखना है। अभी तक उससे एग्जाम के अंदर कोई प्रश्न नहीं आया हुआ है, तो केवल उन विधियों के नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग को ज्ञात करने की विधियां, कि अल्टीमेटली जो भी हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के दौरान जो भी हमारे प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 विधियां हैं। पहली विधि हो जाएगी इसके अंदर ग्राफिकल विधि। पहली कौन सी विधि हो जाएगी साथियों? ग्राफिकल विधि। और दूसरी हो जाएगी इसके अंदर दूसरी जो विधि आ जाएगी, पहली तो हो जाएगी ग्राफिकल विधि, और दूसरी जो मेथड आ जाएगा हो जाएगा, दूसरी जो विधि आ जाएगी उस विधि का नाम हो जाएगा साथियों इसके अंदर वो विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस विधि का नाम हो जाएगा इसके अंदर, दूसरी विधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी सिंपलेक्स विधि। कौन सी हो जाएगी? सिंपलेक्स विधि, जिसको हम सिंपलेक्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो विधि थी वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? तो ये विधि दी गई थी जॉर्ज बी डांजिट के द्वारा ये दी गई थी, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये दोनों विधि इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल से कैसे करते हैं वो सारा मैंने बता दिया था आपको स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे आसान जो विधि होती है वो कौन सी होती है? ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है ना। अभी तक इसके अंदर इन विधियों से अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। केवल जो प्रश्न आता है वो एक तो आता है लीनियर प्रोग्रामिंग का जो इतिहास होता है, उसके अंदर जितने भी 5 वैज्ञानिक जो महत्वपूर्ण है वो उनको याद रखना है आपको। और दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है इसके लीनियर प्रोग्रामिंग के जो अजम्पशन जो होते हैं उनके बारे में लिखना रहता है, ठीक है ना। तो उन एजम्पशन को अच्छे से पढ़ लेना, और भी बुक के अंदर दे रखा है वो बुक में से आप अच्छे से देख लेना। जो इंपॉर्टेंट थे और जो इजी थे वो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ में हमारा आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब आपकी जिम्मेदारी है इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक साझा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फार्म मैनेजमेंट के अंदर ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।